Thank you. Thank you, Shaheen. Um, Welcome, everybody, to another installment of Harvard's India Conference, the flagship program, the leading convening to invite thought leaders, business leaders, as well as politicians and educationists, students, and activists to convene and talk about our country, India. And we are reading in very interesting times, let's just say. 3-4 years ago, I came to Harvard. This is my 6th year. About 4 years ago, there was no conversation at India Conference on caste. So, since we got involved and since I got more attention to it, we started to diversify our intake because much of the political leaders or all the science who would be present would not necessarily represent the breadth and diversity of the country. And I think it is in that spirit we had invited Honorable CM of Jharkhand, Mr. Soren, last year, along with Mr. Bhupesh Baghel, the CM of Chhattisgarh, to be our inaugural CMs to come and speak with us and share their valuable advice and wisdom. However, because Mr. Soren was recently inducted into the government, so he had been politely declined, but had assured that he would come next time, and he has kept his word. Very, very thankful to him. और बाकी जो लोग अभी हमको सुनेंगे वो हिंदी में सुनेंगे। सबसे पहले मैं हेमंत भाई आपको और आपके झारखंड के निवासियों को जोहार भाई। और मुझे बड़ा आनंद है इसके पहले कि आप तो सवालों के इसमें हम जाएं, आपको बता देना चाहता हूं कि आपके राज्य के इसके पहले और एक फीमेल तो पहली हार्वर्ड केनेडी स्कूल आदिवासी समाज से जो ग्रेजुएट हुई है नीतिशा बेरसा, वो भी आपके राज्य से। तो पता नहीं झारखंड की कोई खास बात हो कि एक नए यंग पायनियर्स हमारे सामने ला रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल में 2 सवाल है, झारखंड कैसा है और दूसरा भारत देश कैसा है। पहले तो सूरज जी, आज के इस हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाने के लिए मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपके इस बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी बातें रखने का मौका मिल रहा है। पहले भी मौका मिला, संयोग से उसमें हम लोग 10 चुनाव से बाहर निकले ही थे, तो उस समय हम नहीं आ पाए, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन मुझे अभी खुशी है कि आज आप लोगों के साथ मैं हूं और कई विषयों पर अभी हम चर्चा करेंगे। मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अपनी ओर से आभार प्रकट करते हुए, अपनी झारखंडी भाइयों बहनों के साथ मैं खुद आप सब लोगों को जोहार करता हूं। सूरज जी, झारखंड कैसा है और हमारा देश कैसा है, ये विषय है आपका। पहली बात तो झारखंड भारत देश का ही एक हिस्सा है और एक लंबे संघर्ष के बाद जो हमारे पीछे एक आपको पोर्ट्रेट दिख रही होगी, वो हमारे पिताजी की है, मेरे फादर की है, आदरणीय शिबू सोरेन जी की है। Sir, your audience is your mic is off. Your audio is off. मैं आपकी ऑडियो नहीं पहुंच रही है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? सूरज जी, हेलो। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा। एक मिनट। हाँ, अब आ रही है आवाज? हेलो, हाँ जी, अब आ रही है। थैंक यू। थैंक यू। पहली बात तो सूरज जी और पूरी टीम को
कि हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाने के लिए आप सब लोग मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे अपनी बातें रखने के लिए यहाँ निमंत्रण दिया है, और पूरी टीम को और जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। सूरज जी, आपने पूछा कि हमारा झारखंड कैसा है, हमारा देश कैसा है। मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि इसी देश का हिस्सा ये झारखंड है, और हमारे पीछे एक आप पोर्ट्रेट देख रहे होंगे जो हमारे फादर की है, हमारे पिताजी की है, आदरणीय शिबू सोरेन जी की। और इनकी एक लंबी संघर्ष के बाद लगभग 40-45 सालों तक एक अलग राज्य का एक संघर्ष इस राज्य में हुआ, और अंतोगत्वा 2000 हम एक अलग राज्य के रूप में पहचाने गए। अब ये हमारा ये नया स्टेट है, यंग स्टेट है। अभी 20 साल हुए इस स्टेट का, और इस स्टेट में लगभग ये पूरा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। और अलग राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई क्योंकि ये क्षेत्र, ये झारखंड प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा माइंस एंड मिनरल रिसोर्स स्टेट है। और कहा जा सकता है कि ये एक सोने की चिड़िया के जैसा है, लेकिन यहाँ कई मुसीबतें भी हैं साथ में, और उन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए ही एक अलग राज्य की परिकल्पना की गई थी। और अलग राज्य के बाद यहाँ पर नई सरकार बनती रही हैं। 20 सालों में कई सरकारें आई गईं, और अभी करंट ईयर में हम इस राज्य को आगे दिशा देने की जिम्मेवारी मुझे राज्य की जनता ने दिया है। और इस देश का एक अहम हिस्सा के रूप में हम जुड़े हुए हैं, और अहम भूमिका के रूप में भी ये राज्य अपने आप को देखता है। लेकिन दुर्भाग्य है थोड़ी सी इस राज्य की कि जहां इसको आज होना चाहिए था वो आज वहां पहुंच नहीं पाया है। और इसको लेकर हम लगातार आगे काम कर रहे हैं, और कैसे राज्य आगे बढ़े। और मुझे लगता है राज्य मजबूत होगा तो हमारा कंट्री, देश, भारत देश भी मजबूत होगा। और हमारे भारत देश की जो वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक हालात हो या आर्थिक हालात हो, और साथ साथ में पैंडेमिक सिचुएशन जो पूरे दुनिया में है, उसके साथ भी हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पैंडेमिक में ही चीज़ों को सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अभी हमारा 26 फरवरी से बजट सेशन भी हम करने जा रहे हैं। तो ये मोटा मोटी अभी के हालात हैं, अभी के सिचुएशन। बहुत अच्छा। आपने कहा कि झारखंड, उसी सवाल से जाते हैं जिसका जवाब आप दे रहे थे। झारखंड एक जिसमें खनन मिनरल्स ज्यादा है, पर आपका एक नया स्लोगन है, खनन नहीं पर्यटन। तो ये क्या बात हो गई? सूरज जी, देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूं और थोड़ी बहुत जो मैं जानकारी लेता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की खबरों को देखता हूं, आप लोगों की रिसर्च को देखता हूं, अखबारों को देखता हूँ, मैगजीन्स देखता हूँ, या फिर अदर जो हमारे जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से जो चीज़ें आती हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, जहाँ इस तरीके से रिसोर्स की जो अंबारें हैं, जहाँ खनिज संपदाएं बहुत प्रचुर मात्रा में है, उन सब राज्यों की, उन सब देशों की बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन में है। हम
बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे। वहाँ की स्थिति कई मायने में बहुत खराब ही देखने को मिला है। और मुझे जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कई इस विषय पर फिल्म भी बने जहाँ पर मिनरल स्टेट या मिनरल कंट्रीज पर बेस पर बनाया गया है, और वहाँ के लोगों की क्या मनस्थिति रही है, वहाँ के लोगों की क्या डेवलपमेंट सिचुएशंस है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव अभी हमारे, अगर हम स्टेट में देखें तो अभी से इस राज्य में माइनिंग के काम नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंस से पहले से ही, देश आज़ादी के पहले से ही यहाँ पर माइनिंग के काम होते रहे हैं। और हमारे स्टेट में कई, झारखंड तो एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ जब हम बिहार के समय में थे तो ये उस समय का ये समर कैपिटल हुआ करता था। 1993 में यहाँ पर फैन के लिए हुक्स नहीं हुआ करते थे, और आज के दिन में घर घर में एयर कंडीशंस लग गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय वो यहाँ विजिट पर आए थे किसी पावर सेक्टर के कार्यक्रम में। और उस समय मैंने उसमें संयोग से थोड़ा समय के लिए बीच में मुझे मुख्यमंत्री भी बनने का और मौका मिला था, और उसमें मैंने उनसे आग्रह भी किया था उस मंच से, क्योंकि यहाँ पर नक्सल का भी एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर नक्सल काफ़ी, मतलब हमारे देश में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट अगर नक्सल प्रभावित है तो हमारे राज्य में। और इसको लेकर के हमने एक सुझाव पेश किया था, और ये कहीं प्रैक्टिकली भी मुझे दिखता है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोई माइंस मिनरल्स नहीं है, और उनके पास रिसोर्सेज के मामले में अगर हम देखें तो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, और उसके तहत वो टूरिज़्म को लेकर के इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जो आज हमारे देश में सबसे अग्रणी, सबसे आगे वो राज्य दिखते हैं। तो हमारे पास माइंस मिनरल्स के अलावा खूबसूरत वादियाँ भी हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है, और हम कह सकते हैं कि अगर हम टूरिज़्म को बढ़ावा देते, अगर माइनिंग के अपेक्षा हम टूरिज़्म को भी कंसिडर करते प्रायोरिटी पर, तो आज के दिन में जो नक्सल की जो घटनाएं हैं, मुझे लगता है जो जंगलों में गोलियों की आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो उस जगह हमारे पर्यटक की ठहाके हमें सुनाई देते, और वातावरण हमारा और खूबसूरत और बेहतर हो सकता था। ठीक, मतलब आप जो बता रहे हैं कि जैसे अफ्रीका के देशों में भी देखा है जहाँ पर मिनरल्स ज्यादा है, वहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो चुकी है स्टेट में, क्योंकि जो फॉरेन कैपिटल और उसके ऊपर की जो लड़ाई हो चुकी है उसकी वजह से, जो तो आप जो संकेत बता रहे हैं अन्य देशों में भी हुआ है और होते आ रहा है और अभी भी चल रहा है। तो अब आते हैं भारत की परिस्थिति में, क्योंकि आपका नाम कोरोना के काल में एक रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर के तौर पे आया था। उसके दो कारण थे, आपने स्पेशल ट्रेनिंग चलवा दी मजदूरों के लिए, और वहां तक यहाँ तक कि आपने एरोप्लेन्स की भी व्यवस्था उनके लिए की है। और तो एक प्रकार से जो लेबर आपके राज्य का था, जो अभी मजदूरी के लिए जाता था, उनके लिए आपने ये भी सुविधा की कि वो सेफली आए। अब जब वो वापस आ गया है, उसकी क्या परिस्थिति है? सूरज जी, ये कोरोना संक्रमण में जो सिचुएशन हुआ, सामने उभर के आया, और इस संक्रमण में जिस तरीके से जो माइग्रेंट लेबर का मूवमेंट हुआ पूरे कंट्री वाइड या वर्ल्ड वाइड हुआ, वो बहुत ही आश्चर्य करने वाला बात रहा। और शायद कई राज्यों को ये भी पता नहीं था कि उनके राज्यों से कितने लेबर कहीं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए। और जब हमारे सामने ये परिस्थिति थोड़ी सी
सामने आने लगी तो हमारी चिंताएं बहुत जबरदस्त बढ़ी थी। मुझे भी नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे राज्य से लोग बाहर काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए जाते हैं, और राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेंट लेबर जाते हैं। और इसको लेकर के मुझे लगता है कि आज के दिन में भी, आज हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज हम लोग की देश के सभी चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए थे। हमने भी आज इस विषय पर थोड़ा सा थ्रस्ट डाला कि इस संक्रमण में मजदूरों को लेकर जो अफरा तफरी मची पूरे देश में, पूरे भारत देश में, जिस तरीके से मजदूरों के प्रति जो अमानवीय चेहरा सामने आया और जिस तरीके से मजदूरों के प्रति मतलब एक हीन भावनाएं देखी गई, ये बहुत चिंता का विषय रहा। और जब जीवन सामान्य होने को जा रहा है, ऐसे स्थिति में इन मजदूरों के प्रति हमें विशेष तौर पर कानून को रीलुक करने की जरूरत है, उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट की जो चक्के हैं, जो व्हील है, वो तभी रोटेट करेगा जब लोग रोटेट करेंगे, लोग चलेंगे। सिर्फ व्यापारी प्रतिष्ठानों के चलने से अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं होता। मैं जहां तक समझता हूं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन लोगों का भी चलना एक अर्थव्यवस्था को गति देना होता है, जहां मैं समझता हूं। और लोग अगर अपने अपने घरों में दुबक गए तो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था भी पहिए खड़े हो सकते हैं। और आज जिस तरीके से इस संक्रमण में माइग्रेंट लेबरों को दुत्कारा गया, सड़कों पर मरने के लिए छोड़ा गया, ट्रेनों में कटने पर मजबूर होना पड़ा, महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म दी, मतलब ऐसी दृश्य शायद जीवन में कभी बहुत लोगों ने देखा होगा, मैं नहीं कह सकता। और ऐसी स्थिति में मैंने जब ये प्लान किया कि ऐसी स्थिति आनी है, तो हमने पहले से सारी चीजें तैयार कर रखी थी। और मैं लगातार, शायद मैं देश का पहला मुख्यमंत्री था जब मैं भारत सरकार से लगातार इनको मैं नॉक कर रहा था कि मुझे अपने माइग्रेंट लेबर को लाने की परमिशन दी जाए। जब मेरे कहने से नहीं बल्कि मजदूरों ने खुद से ये निर्णय लेना शुरू किया, अब उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने शुरू कर दिए, सड़कों पर मरने के लिए अब ये उतर गए, तब जाकर के कहीं ना कहीं भारत सरकार ने मजबूर होकर हमें परमिट किया और बहुत बड़े पैमाने पे हमने सारे माइग्रेंटों को रेस्क्यू किया। और आज उन माइग्रेंटों को गांव के अंदर ही, उनके इर्द गिर्द ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हम लोगों ने कई स्कीम इस पैंडेमिक सिचुएशन बीच में भी स्टार्ट किया था। अभी भी हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में मनरेगा एक योजना चलती है, और उस योजना के तहत हम लोगों ने सेपरेट स्टेट होने के बाद पहली बार लगभग हम लोगों ने, मेरे पास जो ये हैं, आप लोग के भाषा में कहें कि 90 मिलियन मैंडेट हम लोगों ने क्रिएट किया, जो रिकॉर्ड है, और इसे आगे बढ़ाने का भी हमारा टारगेट है। पहले ये लगभग आधा भी नहीं हुआ करता था। तो ये इस तरीके से लोगों, और दीदी किचन हमने शुरू किया लोग। और सरप्राइजिंग ये कि प्रीवियस गवर्नमेंट जब यहाँ थी, जब सारी चीजें नॉर्मल थी, उस समय इस राज्य में दर्जनों लोग हाथ में ये राशन का कार्ड लेकर उन लोगों को मरने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस पैंडेमिक में एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से मरने नहीं दिया। ये एक हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और हम लोगों ने उस चीज को अचीव किया। तो देखिए हेमंत भाई, जो मजदूर वर्ग है ज्यादा से ज्यादा ये पिछड़े समाज से आता है, SC ST OBC समाज से आता है। तो इस तरह से
उसके ऊपर एक हम ये डिस्कस करने का सोच रहे थे कि किस तरह से जो एम्पावरमेंट की जो कल्पना होती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, विशेषकर शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, मैं उसी मौके का एक आपको याद, अगर हम देखें तो शेड्यूल ट्राइब जो समाज है भारत का, वो आज हर एक पैरामीटर में, शिक्षा के बारे में अगर आप देखें तो मेरे पास अभी मैं देख रहा था IIM तेरा IIM भारत में है, 642 फैकल्टी है, 642 में फैकल्टी पूरे IIM में केवल एक आदिवासी है। और अगर हम IIT के बारे में देखें, 19 डिपार्टमेंट IIT दिल्ली के और 5 IIM के, IIT बॉम्बे के, इन्होंने एक भी शेड्यूल ट्राइब के बच्चे को PhD के लिए दाखिला नहीं मिला। और उसी तरह से अगर हम उसको सेक्रेटरी लेवल पर और अन्य लेवल के रिप्रेजेंटेशन को देखें तो 437 जो पोजीशन है उसमें से हमको केवल 13 आदिवासी दिखते हैं। तो ये जो शेड्यूल होने के बावजूद भी, संवैधानिक जवाबदारी होने के बावजूद भी आदिवासी की आज की परिस्थिति क्या है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप स्वयं एक आदिवासी प्रतिनिधि है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। सूरज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और चूंकि मैं भी एक उसी समाज से आता हूं और मैं जिस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं, ये भी बहुत आसान नहीं था यहाँ तक आना आज के राजनीतिक वातावरण में। और जो आप आंकड़े बता रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े शिक्षण संस्थानें हैं, IIT हो, IIM हो, XLRI हो, XISS हो, बहुत सारे संस्थाएं हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो संविधान में हमें जो शक्तियां मिली हुई हैं, हमें संरक्षण मिली हुई हैं, उसके बावजूद इन सब जगहों पर हमारी प्रतिनिधित्व आप एक दो को गिन के बता के कोई फायदा नहीं है। ये एक मतलब पिंच करने वाली बात है, ये एक लोगों को नकारात्मक ये दिखाने वाली बात है कि हमने एक आदमी रखा है, हमने इनका बस चले तो आधे आदमी रखे, ये स्थिति है। तो ST SC सूरज भाई, हम तो जहां तक मैं महसूस करता हूं, ये लोग आज से नहीं सदियों से इनको दबाया गया, इनको आगे बढ़ने से रोका गया, अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा हुए इनके ऊपर, अलग अलग तरीके से इनको डिमोरलाइज किया गया और ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये उसका फेस बदलता चला गया, सबके शक्ल बदलते चले गए, वातावरण बिल्कुल में उसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं है, मानसिकता में अभी कोई बदलाव नहीं है इन लोगों के प्रति कि ये लोग कैसे आगे आए। मैं यहाँ बतौर मुख्यमंत्री हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं आज मुख्यमंत्री आने के बाद आने वाला जो मेरा डे होगा वो काफी कंफर्टेबल होगा, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि आज के दिन में भी ये मानसिकता इस देश में है कि ये आदिवासी दलित लोग, मैं यादा करा तो सुनता भी हूं कि तुम लोगों का ये काम नहीं है और तुम लोग इसके लायक नहीं हो, ऐसे कई लोगों को सुनने को मिला है। मुझे तो खैर कई वजहों से मुझे लोग सीधे तौर पर नहीं कह पाते, वो अलग विषय है, लेकिन जरूर ऐसी मानसिकता इस देश में है जहां पर ऐसे समुदायों को आज के दिन में भी बहुत बुरी नजरों से देखते हैं और उनको लेग पुलिंग उनके साथ हर संभव प्रयास होते हैं। और इसको लेकर चिंता बहुत बड़ी है और मैं इसीलिए मैंने इस बार अपने स्टेट में, जो मुझे लगता है देश में ये पहले तरीके का एक प्रोग्राम है, जो आप लोग जैसे बड़े संस्था फॉरेन स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारे राज्य से। हमने 10 बच्चों को विदेश, और वो भी आदिवासी बच्चों पर पहले मैंने ट्रायल लिया है, आगे जैसा रिस्पांस आएगा मैं इसको आगे और बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ से एक बच्ची गई थी, वो संयोग से हमारे ही दल के से बिलोंग करती थी, उनके फादर,
और मुझे खुशी भी है, गर्व भी है कि ये वहाँ तक पहुँची आप लोगों के साथ। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में अपना कोर्स कंप्लीट किया है और इसी से थोड़ा मैं इंस्पायर्ड होकर के थोड़ा बच्चों को और भी जाने की इच्छुक रखने वाले जो नहीं जा पाते हैं, इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। भारत सरकार भी ये स्कीम चलाती है, लेकिन भारत सरकार के स्कीम में ST SC नाम मात्र है। वो बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, वो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स ले पाते हैं। आई डाउट कि बहुत कंफर्टेबल होता होगा, जिसके पास पहुँच होगी वही पहुँचता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पॉलिसी जब मैंने सुना इसके बारे में मुझे सबसे पहले बहुत खुशी हुई, क्योंकि SC ST समाज में जो आदर्श है, जो आइकॉन है, उनको बनने नहीं दिया गया है। तो अगर ये बच्चे पढ़ेंगे आगे जाके नए मकाम पर, नए रिसर्च नोबेल पुरस्कार विजेता का ये करेंगे, तो हमको एक आयाम की शुरुआत मिलेगी। पर हम दो तरीके से देखते हैं हमला किस तरह से होता है। एक तो जो भी हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन होने के कारण बहुत से SC ST समाज में जो चिंता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन दिया गया है, उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमला हो सकता है 100%। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जो इनके ऊपर होने वाले गुनाह है उसको प्रिवेंशन करने के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट है, उसके अंदर केंद्र सरकार जब मौका मिले तब या फिर उनके अनेक लीडर हो, इसके ऊपर एक तरीके से इंटरफेयर करके इसको कम करने की कोशिश करती है। तो ऐसे माहौल में एक जो दबे कुचला व्यक्ति है वो बढ़ेगा कैसे? तो उस संदर्भ में, क्योंकि हमारी पॉलिसी स्कूल है, फेडरल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, स्टेट और सेंटर रिलेशंस कैसे हैं। आप एक मुख्यमंत्री राज्य के हैं, बजट में भी जब आता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमको हमेशा से पराया देखा जाता है। आपके किस तरह के रिलेशन और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वहां पर? सूरज जी देखिए, आज जिस तरीके से ST SC को लेकर के चिंताएं हम लोग करते हैं, और मुझे लगता है पॉलिसी में बातें तो उनके लिए की जाती हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उसके अपोजिट है। आपको मैं एक आज ही हमारे जो मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग पूरे देश के मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, मैंने एक और सवाल उनसे कहा है, उनसे एक आग्रह किया है देश के हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए, कि हमारे देश में आदिवासियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं संविधान में 5वीं 6ठी अनुसूची क्षेत्र ऑलरेडी डिमार्केटेड है। देश के अंदर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसके भी मिनिस्टर्स होते हैं। ट्राइबल काउंसिल है, उसके भी देश में ये संचालित है। लेकिन आज के दिन में ट्राइबलों को मान्यता नहीं मिलना कि ये ट्राइबल है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी हमारे देश में सेंसेक्स की फिर से शुरू होनी है, और आपको मैं बताऊं कि आज़ादी के बाद से बहुत अभी हाल तक में कभी आदिवासियों को इंडिजिनस के नाम से जाना गया, कभी एनिमिस्ट के नाम से जाना गया, कभी ट्राइबल के नाम से जाना गया, बहुत तरह तरह के नाम उनके बदलते गए। और अभी हाल के समय में ये अदर्स में ये काउंट में आते थे, और अब ये अदर्स में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सेंसेक्स में अब अदर्स का कॉलम हटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया हुआ है। और इसको लेकर के हमारे राज्य में बहुत जबरदस्त ट्राइबलों के बीच में आक्रोश भी चल रहा है। और इस बार इन लोगों ने अपनी सेंसेक्स में जो प्रीवियस सेंसेक्स हुआ था उसमें अपना एक धर्म कोड का भी डिमांड किया है, जो लास्ट 19-20 सालों से हम लोग भारत सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं कि ट्राइबल लोगों के लिए भी कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई कॉलम होना चाहिए। बट अभी तक मिनिस्ट्री तो बनी, काउंसिल्स बने, प्रोजेक्ट्स बने, बजटिंग हुई, लेकिन इनको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए अभी तक कोई सरकार में कोई पहल नहीं हुई। हमने हाल में ही अपने असेंबली से ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है कि राज्य सरकार यहाँ के ट्राइबल पीपल के लिए आप अलग से कॉलम की व्यवस्था करें, ताकि अपनी
परंपरा संस्कृति को बचा पाए, क्योंकि इनकी एक अलग विरासत है, अलग इनकी पहचान है। आज जिन जंगलों के पेड़ में यहाँ के ट्राइबलों को भगवान दिखता है, उन जंगलों में देश के लोगों को, बाहर के लोगों को खनिज दिखता है, पैसा दिखता है, और उन जंगलों को उजाड़ने पे लगे हुए हैं। और आज जिस तरीके से आदिवासी दलित हाशिए पर आगे बढ़ने के बजाय यदा कदा 2-4 लोग ही लड़ पाते हैं, क्योंकि व्यवस्था इतनी बड़ी है, इतना कठोर है कि लोग हमें सिर्फ इन समुदायों को अपने नैपकिन की तरह यूज करना और छोड़ना। और मुझे भी कभी कभी लगता है कि आखिर ये लोग, अगर ST/SC समुदाय जो हम एक रूढ़िवादी सोच को देखते हैं देश के अंदर, तो अगर ये समाज आगे बढ़ेगा तो बड़े पूंजीपतियों के घर में ड्राइवर कौन खटेगा, इनकी मालिक की काम कौन करेगा, इसके घर में रसोईया कौन होगा, दाई कौन बनेगा, ये भी तो चिंता का विषय है। मुझे लगता है ये सोच अभी भी है। और कंस्ट्रक्शन, इनके मतलब घर या नए कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, और वही सवाल हम देखते रहते हैं कि बड़े बड़े संस्थान में, मैं IIT गांधीनगर में लेक्चर के लिए गया था हेमंत भाई, और उस वहां पर जो बड़ा संस्थान बन रहा है, वहां पर अपने फैमिली के साथ आदिवासी समाज के लोग आए थे, वहां पर काम कर रहे थे। उनके छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, हालांकि वो भारत का सबसे बड़ा संस्थान बना रहे हैं IIT के साथ। तो आपने एक कोड के बारे में बात की, अभी हम सवालों की तरफ जा रहे हैं, काफी लोगों के सवाल आए हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? आपने जो आपका जो नया कोड बना है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त नहीं, बिल्कुल नहीं है इसमें सूरज जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदिवासी कभी हिंदू ना था न है, ये प्राकृतिक पूजक हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी व्यवस्था है, और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं, इंडिजिनस पीपल में काउंट होते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत, हमारे या पूर्वज हो या हम लोग हैं, अभी भी उस जगह को नहीं पकड़ पाए हैं जहां हम इन प्रोपेगेंडा को ये कर पाए। हालांकि इस मामले में अगर ट्राइबल ये में अगर हम देखें, जो हमारे राज्य में है, जितने भी डिफरेंट टाइप, लगभग 32 टाइप्स के ट्राइबल हमारे देश में हैं, और हमारे राज्य के अंदर लगभग 9-10 ट्राइबल लोगों का ये अलग अलग समूह है। इसमें जो संथाल ट्राइबल है, ये एक थोड़ा सा एक्टिव होकर के, जैसे अपनी लिटरेचर को इन्होंने अपनी 8वीं अनुसूची में दर्ज कराया, उसको UN कोड भी अवेलेबल है, लेकिन अभी उसको लेकर के भी राज्य के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बन पाया कि ये लैंग्वेज, ये ट्राइबलों का ये सिस्टम आगे बढ़ पाए। लेकिन अदर स्टेट में अगर हम देखेंगे, बंगाल में, उड़ीसा में, तो ये इन लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था थोड़ी सरकार ने की है। अभी हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग आगे आना चाहते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी स्टार्ट करने का एक प्रोग्राम बनाया है। बहुत अच्छा। हेमंत भाई, आपके राज्य की बात करें जहाँ तक, क्योंकि देखिए लोग काफी कह रहे हैं कि झारखंड एक डेवलपमेंट की प्रॉमिस लेके बना था, और उसके बाद में 20 साल हो गए, लोगों का सवाल है। तो मैं एक सवाल, मतलब 2 सवाल को क्लब करता हूँ। एक तो ये है कि डेवलपमेंट के हद तक आप किस तरह से आपके स्टेट को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके शायद राज्य के लोग हैं जो पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि युवाओं का सवाल है, क्योंकि युवा आपके एजेंडा पर भी है, और प्रतिनिधित्व की बात है तो युवा है, उसके अंदर महिलाएं भी हैं। आपके स्पोर्ट्स, झारखंड की जहां तक स्पोर्ट्स की बात करते हैं, देखिए क्रिकेट के अलावा अन्य जो मेहनती स्पोर्ट्स है, उसमें बहुजन समाज के लोग, SC/ST की जाति और OBC समाज के लोग करते हैं, पर उनका कहीं रिहैबिलिटेशन नहीं होता है स्पोर्ट्स के मामले में, ओलंपिक्स में। सूरज जी, बिल्कुल सूरज जी, अभी 1 साल संक्रमण कोरोना पेंडेमिक में हम लोग घर बैठे रहे, कहीं निकल नहीं सके। मैं स्टेट से भी बाहर नहीं जा पाया, यहाँ तक अपने हेडक्वार्टर, जिसको पॉलिटिकल हेडक्वार्टर हम कहते हैं, दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और लेकिन इस समय हमने बहुत सारे
नए पॉलिसीज हम लोगों ने बनाए, जो मुझे लगता है कि ये सेपरेट स्टेट के बाद पहली बार वो चीजें होंगी। और यूथ के लिए भी कई प्रोग्राम्स हम लोगों ने, आपको मैं बता के मुझे खुशी होगी कि हम नए स्पोर्ट्स पॉलिसीज ला रहे हैं, जहां पर हम खिलाड़ियों को सरकार की नियुक्तियों में सीधी नियुक्ति करने का भी हम लोगों ने एक स्कीम निकाला है। और साथ में अभी कुछ ही दिन पहले पहली बार स्टेट में स्पोर्ट्स टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर पंचायत लेवल में हम लोगों ने स्पोर्ट्स ग्राउंड, ब्लॉक लेवल में स्पोर्ट्स ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रोग्राम शुरू किया है। और मैं स्पोर्ट्स पोटेंशियल को बहुत करीब से देखता हूं। यहाँ पर हमारे हॉकी में हो, आर्चरी में हो, क्रिकेट में हो। क्रिकेट में तो खैर धोनी साहब किसी का मतलब परिचय के मोहताज नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ से जाते हैं। और कई आपके फॉरेन डेलीगेट्स भी यहाँ आते हैं, फॉरेन सोसाइटीज भी इधर किसी किसी काम से मूवमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी इनको स्पोर्ट्स का कई पोटेंशियल देखने को मिलता है। ब्रिटिश हाई कमीशन के माध्यम से मुझे कई बार चीज़ों को जानकारी मिली थी और मैं उनके साथ भी ये काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स को एक नया आयाम के रूप में जोड़ने का मेरा लक्ष्य है। और युवाओं को रोजगार को लेकर के हमारे यहाँ जैसे स्टेट सर्विस कमीशन होता है हर स्टेट में, जैसे यूपीएससी है। हमारे स्टेट का दुर्भाग्य ये हुआ कि 19 सालों में मात्र 6 जेपीएससी एग्जाम हो पाए। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए कोई रूलिंग नहीं बनी थी। वो रूल फ्रेम करके हमने पहली बार इस बार दिया है और नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए रिकमेंडेशन जा चुके हैं। और इस ईयर को 2021 को हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट ईयर घोषित किया हुआ है। और ये साल लगभग हम लोगों को रोजगार से जोड़ना, नौकरियां देना, इसी काम में हम बिजी रहेंगे इस बार। दूसरा सवाल आ रहा है कि आपका प्रदेश जो है वो नक्सली इससे काफी ग्रस्त रह चुका है और नक्सल की एक बड़ी समस्या रह चुकी है आपके स्टेट में। आप उसके हिसाब से आप देखते हैं नक्सलवाद, और दूसरी तरफ है यूएपीए सरकार का लगाना लोगों में। तो मैं आपको इस तरह से पूछना चाहता हूँ कि जो मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं वो आज जेल में यूएपीए में बैठे हैं, उनके ऊपर नक्सली होने का आरोप लगाकर दिया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री होने के हिसाब से आपको क्या लगता है कि यूएपीए का कहीं पॉलिटिकल वेपनाइजेशन हो रहा है, या इसको एक देश के अंदर डर का माहौल, जो समाज, गरीब समाज, विशेष दलित और आदिवासी समाज में काम करने वाले लोगों को डराने धमकाने की बात हो रही है? सुरेश भाई देखिए, ये बात बहुत हद तक आपके सवाल में भी जवाब दिखता है। जिस तरीके से मौजूदा केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, ये हमने अपने राज्य में बहुत करीब से महसूस किया। अभी हाल में पिछले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर भाजपा की थी, मतलब ये डबल इंजन की सरकार वो कहते थे। और उस समय, अभी तो आप यूएपीए की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं यहाँ पर इन लोगों ने हमें पॉलिटिकली जिस तरीके से, क्योंकि हम पर इस तरीके के आरोप नहीं लग पाए, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से कानून को अपने ये में रखा, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को अचीव करने के लिए यूज किया है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि इन लोगों ने कई बार हमारे तो सिटिंग एमएलएस की इन लोगों ने मेंबरशिप तक ले ली थी, सिर्फ सिंपल छोटे से कारणों को लेकर। कोई ऐसा विषय भी नहीं कह सकते कि जिससे एमएलएस ने कोई गलत काम किया हो। सिर्फ ये कि किसी पदाधिकारी से उसकी तू-तू मैं हो गई और उसने कंप्लेन करा
और उसने कोर्ट में इसको प्रूव करने में ये सक्सेस हुए और उनकी मेंबरशिप चली गई। और ऐसे कई हमारे यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे हमारे, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक हमारे बहुत ओल्ड एज 80% मतलब 89 ईयर्स ओल्ड, फादर स्टैन स्वामी, यस फादर स्टैन स्वामी, जिनको इन लोगों ने उठा करके अभी जेल में बंद कर दिया है। और बेचारे उनकी तो क्या जेल में हालात होगी आप सोच के अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस आदमी की याददाश्त अब नहीं है, जो कुछ बेचारा बोल नहीं पाता है, उस बूढ़े बुजुर्ग को ये लोग आज के दिन में षड्यंत्रकारी बोल करके जेल में बंद कर दिया गया। जेएनयू की हालत आप देख लें, जेएनयू में क्या इन लोगों ने तबाही मचा दी, जिसकी एक अलग पहचान बेबाक बातों को रखने के लिए हुआ करती थी। अभी की पॉलिटिकल सिचुएशन में आपको कभी एंटी नेशनल बोला गया, आप देशद्रोही हो, ऐसा आपके ऊपर कभी नहीं, अभी तो बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन छोटे पैमाने में छुटभैया नेता जरूर इस बात को बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऑलवेज वॉरियर रहे हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, इनसे तो हम लोग डरते नहीं है। खैर, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल ये में तो ये लोग हमारे ये को नहीं ये कर पाए, लेकिन कोशिश जरूर ये करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब करते रहो। अगर कोई भी देश के अंदर आज के दिन में जो एक संविधान जो हमें बोलने की शक्ति प्रदान करता है, हर जाति समाज को समान नजरों से देखने का अधिकार देता है, वो सभी चीजें अब वन साइडेड दिखता है कि नहीं आपको यही देखना है जो हम दिखा रहे हैं, आपको बाकी कुछ देखना नहीं है। ये एक चिंता का विषय जरूर है, ये एक चुनौती है। आज बंगाल का इलेक्शन अनाउंस होना है और बंगाल में जिस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से, और ये एक ऐसा विषय है सूरज भाई कि धर्म जात एक ऐसा सेंसिटिव विषय है जहां आपको ये मजबूर होना पड़ता है कुछ एक्ट करने के लिए, और इसमें कोई सही चीजें आज के दिन में नहीं होती है, बल्कि आपको उसका गलत ही परिणाम लोग देख रहे हैं। चाहे वो आप मॉब लिंचिंग का उदाहरण आप देखें, देश के अंदर हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग का घटना घटा है, हमारे राज्य में भी कुछ घटनाएं घटी हैं इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये हो कि इसको करने वाला कहीं ना कहीं कोई लोग बैठा है। हेमंत भाई, जब गोधरा का कांड हुआ था तब उसके बाद सोलंकी नाम के रिसर्चर ने ये किया कि हमलावर कौन थे जो लड़ने वाले, उसमें 80% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के थे। दलित और आदिवासी समाज को जब हिंदू बनाया गया था तब वो जाके मुसलमानों को लड़ रहे थे। तो ये जो कम्युनलाइजिंग की प्रक्रिया है, आप जो सवाल उठा रहे हैं कि कौन कर रहा है, रिक्रूट कोई और कर रहा है, पर लड़ने वाला जो है पिछड़ा समाज है, जिसको और जो आप सोरना कोड के हिसाब से आप आदिवासी की एक स्वतंत्र अस्मिता है, उनका अस्तित्व है, उनका बैकग्राउंड है, वो आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो उनको एक स्वाभिमान और इस चंगुल से शायद मुक्त करने में मदद करेगा, क्योंकि जिस तरह से हम वनवासी कल्याण जो देखते हैं जंगलों में जाकर हिंदू बनाने की प्रक्रिया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक फर्दर कम्युनलाइजेशन का भी डर रहता है। नहीं, बिल्कुल, ये कहीं इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने कहा ना अभी आपको कि हमारे यहाँ सेंसेक्स अभी जनगणना शुरू होना है, इसमें आदिवासियों के लिए कोई जगह ही नहीं इन लोगों ने नहीं रखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यही 5-6 लोगों का ही इन लोगों ने कॉलम बना रखा है। आखिर आदिवासी जाएगा किस में जाएगा? आखिर वो हिंदू लिखेगा, जैन लिखेगा, बौद्ध लिखेगा, सिख लिखेगा, ईसाई लिखेगा, या क्या? मतलब ये तो क्लियरली इन लोगों ने इंडिकेट किया हुआ है कि नहीं, अब आपको जो हम कहते हैं आपको इसी में एडजस्ट होना पड़ेगा। तब तो अब थोड़ा सा लोगों में ताकत है, आ रही है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्योंकि फ्रंट लाइनर जब बन गए हैं तो इतनी आसान नहीं है चीजों को। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे जरूर हैं कि राम मंदिर बनाना है। आज रोजगार को लेके भारत सरकार की अगर हम बात करें, हमने पहले भी कहा कि ये साल मेरा रोजगार देने का ही साल रहेगा।
और भारत सरकार के साथ जो विगत समय जो 2 टर्म से चला आ रहा है 2014 से, आप देखेंगे कितने नौजवान बेरोजगार हो गए, कितने लोग, कितने इंडस्ट्री ठप हो गई, बंद हो गई। और आज मुझे लगता है रोजगार को लेकर केंद्र सरकार कोई बात ही नहीं करता, और होगा भी क्यों? अगर सभी लोग रोजगार कर लेंगे, सब लोग बिजी होंगे, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाएगा कौन? आखिरी 2 सवाल पूछते हैं उस बात पर। एक नए मुख्यमंत्री है आपका ये भी बहुमान रह चुका है कि यू आर द यंगेस्ट सीएम। ये शायद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में शायद पता नहीं है लोगों को, या बताया नहीं गया है। तो आपको राज्य के मुख्यमंत्री होने के हिसाब से ऐसा आप कोई राज्य देखते हैं भारत में जिसको आप एक आदर्श, या फिर आप सोचते हैं कि इसके जैसा मॉडल हम बनाना चाहिए, उनके जैसा न हो, एटलीस्ट इनका जो काम हो चुका है उसको हम अनुकरण कर सकें? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे पीछे एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, वो हमारे पिताजी की तस्वीर है। मैं इन्हीं को अपना आदर्श देखता हूँ, और हालांकि इनके जैसा संघर्ष तो हमने किया नहीं है, ना ही हमने शायद हम कर पाएंगे, लेकिन इन लोगों ने जो संघर्ष की जो तपिश थी, जो गर्माहट थी, वो जरूर हमारे शरीर को छुआ है। और इसको लेकर के हम बिल्कुल अभी कल ही की बार बार प्रधानमंत्री जी की बात आ जाती है, क्योंकि हमने आज ही सेशन किया था उनके साथ सभी। आज मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, एक बूढ़ा बुजुर्ग महिला या पुरुष मिलता है जिसकी उम्र 80 साल हो या 60 साल हो, और उसको मैं पूछता हूँ कि आपको क्या पेंशन मिलता है, और वो कहता है या कहती है कि नहीं, हमको नहीं मिलता। और मैं पदाधिकारी से पूछता हूं, भाई इसको पेंशन क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं दे रहे हो? तो आज हमारे जो देश में पॉलिसी है कि टारगेट फिक्स करना है, कि टारगेटेड फिक्स जॉब होना है। क्या आज हमारी स्थिति ये है कि 80 साल बुजुर्ग को हम 2000 रुपए पेंशन देने की स्थिति पे नहीं? हमने प्रधानमंत्री से कहा, क्या हम इसको यूनिवर्सल नहीं कर सकते? और आज मैं अपने स्टेट में यूनिवर्सली पेंशन देने का मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है कि हमारे राज्य में कोई भी एबव 60 के लोग विदाउट पेंशन ना रहे, लैंडलेस ना हो। ये हम लोगों ने अपने बर्डन पर उसको हम लोगों ने उठाया है। बहुत बढ़िया। जो नए कानून बने थे, जो हम देखें कि पिछले 2 साल पहले आदिवासियों को बिल्कुल बेघर कर दिया था, जो फार्मर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से, और फिर उसके बाद हम आपकी मतलब जाति राज्य में पाताल घड़ी की जो मूवमेंट आंदोलन चली थी, पाताल घड़ी जो पत्थलगड़ी पत्थल घड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों में भी एक तरह के से एक सिविल राइट्स का एक दृष्टिकोण, एक सिद्धांत रह चुका है। अब आज की परिस्थिति में जब ऐसे नए कानून बनते हैं जो आदिवासियों को बेघर कर रहे हैं, मूवमेंट भी चल रही है, उसके अंदर और उसके परिप्रेक्ष्य में हम झारखंड का भविष्य किस तरह से देखते हैं? सूरज जी, एक बात बताया कि मैं झारखंड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक अपने आप में एक, जैसे कि कई चीजों का नेशनलाइजेशन हुआ था, जब राजा महाराजाओं की प्रथाएं खत्म हो गई, यहाँ जो प्राइवेट माइनिंग्स थे वो सभी खत्म हो गए, और सभी सरकार ने टेक ओवर कर लिया, सरकार के माध्यम से चीजें ऑपरेट होने लगी। इसी के अंदर हमारे राज्य में CNT SPD जैसे कानून है, जहां पर यहाँ आदिवासियों की अपनी एक परंपरागत जो व्यवस्थाएं हैं, इनकी जो सभ्यता संस्कृति है, इसको फ्रीज रखा गया और इसको ही लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कोई जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, यहाँ लोग जो यहाँ की प्रधानी व्यवस्था है, मान की व्यवस्था, यहाँ पर लैंड की जो रेवेन्यूज हैं, उनके जो रिसिप्ट हैं, ये सरकार नहीं काटती, ये वहाँ के
जो प्रधान होते हैं, मानकी मुंडा व्यवस्था है, वो खुद काटते हैं और सरकार को सिर्फ उसका सेस देते हैं। और ये इस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं और इसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं रही है कि एक पहचान चिन्ह बना के रखे, पत्थलगड़ी उसी का एक हिस्सा था कि हमारे वो लैंडमार्क किसी भी समूह, किसी भी कबीले का हुआ करता था और उसमें लोग अपने तरीके से अपनी गांव की पहचान, अपनी पुरखों की पहचान को उसमें ये करते थे। मतलब वो एक उसकी सेफ, मतलब लाइब्रेरी का एक ये कहा जा सकता था कि आने वाले उनकी पीढ़ी भी इसको देखे। तो ये चल रही थी। इसके बीच में कुछ शरारती तत्व भी इसका कुछ गलत पॉलिटिकल माइलेज लेने का इन लोगों ने प्रयास किया, जिसका कनेक्टिविटी गुजरात से भी हम लोगों को जोड़ रहा था। वहीं से कुछ लोग ट्रेंड होकर के इधर भेजे गए और यहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग करने का कोशिश हुआ था। तो इन सब चीज़ों पर और ये और आपको बड़ा आश्चर्य होगा सूरज जी, आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम समझते हैं देश में हुआ था, इसी स्टेट, इसी साइट से हुआ था। झारखंड में सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप कहें, चाहे कोल इंडिया एस्टेब्लिशमेंट कहें, चाहे मदर फैक्ट्री HSC की बात करें, वो भी हमारे स्टेट में है। इंडिया का फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री हमारे स्टेट में एस्टेब्लिश्ड हुआ। इंडिया का सिंगल लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे स्टेट में है, जो हम इंडिया का सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर रहे हैं। और अभी कई पॉलिसियों की वजह से, सरकार की उदासीनता की वजह से उसमें ना MSP फिक्स हो पाया, ना कुछ हो पाया। अभी हम, और ये स्टेट अपने देश में सबसे अधिक रेशम पैदा करने की क्षमता भी रखता था, वो भी उसमें भी कोई पॉलिसीज नहीं बने। इस बार हम लोगों ने ये लाख और ये कुकून को हम लोगों ने कृषि का दर्जा दिया है और इस पे अभी हम बहुत जल्द MSP भी फिक्स करने जा रहे हैं, ताकि किसानों को उसका लाभ अधिक से अधिक मिल पाए। और आज के दिन में लाख की जो प्राइसेस हैं, और ये सारी जो फार्मिंग है, ये फार्मिंग कोई इस स्टेट के लोगों के लिए इनहेरेंट क्वालिटी था और इन लोगों ने इनकी जो क्वालिटी थी, क्वालिटी को मार्केट अवेलेबल नहीं कराया, ताकि वो धीरे धीरे वो सिकुड़ता चला गया। अभी हम इसको फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं और अभी भी बल्कि हम लार्ज ही हैं पूरे देश में, लेकिन हमारी क्वांटिटी फिर भी आधी हो गई है। चलो बहुत बढ़िया। आपने जो झारखंड का प्रेजेंटेशन दिया दुनिया को और देश को, मुझे लगता है बहुत अच्छा PR टैबलेट था वो। जिस तरह से झारखंड जो है एक तरीके से भारत के डेवलपमेंट का गर्व है, वहां से अनेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निकले। झारखंड एक भूमि रह चुकी है, उसका अपना इतिहास है। आपने इस वार्ता में आपने अपने होने वाले कोरोना के काल के बाद या फिर खुद की पॉलिटिकल जो मूव है उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला, उसके साथ भी जो सवाल, क्रिटिकल सवाल थे, उसको भी आपने फील किया। इसके साथ साथ जो सरना कोड है उसके ऊपर भी आप चाह रहे हैं कि एक नई पहल बने और शेड्यूल का शेड्यूल पूरे दुनिया में आदिवासियों की पहचान बची रहे, ये हमारी पूरी प्रयास है। उसमें जो भी हमारी भूमिका होगी हम जरूर निभाएंगे सूरज जी। और चूंकि ये बहुत दर्द देने वाली बात है, हम लोग सिर्फ कई शारीरिक प्रताड़ना बल्कि मानसिक रूप से भी ये बहुत पीड़ादायक है इन वर्गों के लिए, और इनको हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। और चूंकि ये तो स्टेट उन्हीं लोगों के साथ, तो उन्हीं का सबसे अधिक डोमिनेटिंग है। ST SC ही हमारे सबसे बड़े बैकबोन है इस स्टेट के। और मुझे खुशी है कि मुझे ये जिम्मेवारी मिली है और मैं बहुत चीज़ों को करीब से देखा है, पहचानता हूँ, समझता हूँ और उनके
डिमांड के हिसाब से मैं प्रोग्राम भी बनाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। आपके कार्य के लिए और आपके समाज और आपके राज्य के उन्नति के लिए हम हार्वर्ड की तरफ से आपको, स्टूडेंट कमेटी की तरफ से और इंडिया कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने अनेक विषयों को आपने सराहा, आपने संभाला और जाते जाते यही कहूंगा कि आने वाले समय में झारखंड का प्रोग्रेस रिपोर्ट हम देखकर और एक चर्चा करेंगे। हेमंत भाई, आप पहले आदिवासी समाज के प्रेजेंटेशन अभी तक जहां पर हार्वर्ड में या अमेरिका में हुआ है, जहां तक मैंने कॉन्फ्रेंस की बात की, आदिवासी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अब तक नहीं था। आप एक पहले व्यक्ति, आपको बहुमान मिला है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही नए नए आकाम और मकाम तक आप पहुंचते रहें। आपको, आपकी टीम को, आपके परिवार को और आपके पिताजी शिबू सोरेन, जिनके बारे में मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि जब टीवी पे आते थे उनके आंदोलन के बारे में मुझे बताया करते थे। सबको हमारी शुभकामनाएं। आप सेहत का ख्याल रखें। आपको बहुत और आपके सभी कार्यक्रम को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। और मैं मेरी तरफ से पूरे आपके हार्वर्ड इंडिया के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी सुझाव हमें मिलते रहे ताकि मैं राज्य के लिए कुछ और अच्छी योजना प्लानिंग कर पाऊं, ताकि हम लोग ऐसे पिछड़े राज्य और पिछड़े समाज को आगे ला पाए। इसमें सबकी भूमिका हो। धन्यवाद, सबको जोहार।